जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस वीडियो सीरीज में बहुत सारी बातें हमने सीख चुके हैं। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना कई विधियों से सीखा। हमने बेटा आपको बतलाया कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, यानी ग्राफ बनाना भी हम लोग सीख चुके हैं। और साथ ही साथ हमने विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि को भी जान चुके हैं और ब्रजगुणन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक नई विधि जो है तुलनात्मक विधि, यानी तुलनात्मक विधि के द्वारा किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है वह सीखने वाले हैं। अब बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम जो है एक नई विधि के द्वारा आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना सिखाएंगे। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि के द्वारा हल करना। इससे पहले बच्चों आप जो है हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं तुलनात्मक विधि क्या है। देखिए तुलनात्मक विधि नाम में ही छिपा हुआ है तुलना। तुलना का मतलब होता है एक दूसरे के साथ तुलना करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो तुलना करने वाली जो विधि है ना वह बहुत एकदम सिंपल सी सिद्धांत है कि दो जो चर हैं उस दोनों समीकरण में से किसी एक चर, यानी समीकरण 1 से यदि हम x के मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी x के मान निकालेंगे और दोनों के मानों को हम तुलना कर देंगे, यानी बराबर कर देंगे और वहां से हम चर राशि का मान निकालेंगे। बहुत सिंपल सी सिद्धांत है, तुलना नाम में ही छिपा हुआ है, तुलना करके मान निकालना है हमें। आइए देखते हैं। लेकिन बेटा हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए उन सभी वीडियो सीरीज को देख कर आइए, क्योंकि जब आप चीज़ें शुरुआत से सीखते हैं तो सीखना और समझना दोनों आसान हो जाती है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपके क्लास 10th के मैथ को आपके पास लाते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तुलनात्मक विधि से किस प्रकार से हल ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से किसी एक को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए जो 2x + 3y = 19 है, इनको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और ये जो दूसरा है 3x + 4y = 26, इनको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब बेटा हमें करना क्या है, स्टेप पर जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से बेटा हम या तो x के मान निकाले या y का मान निकाले, ये हम पे निर्भर करता है। आपकी जो मर्जी, आप चाहो तो x की मान यहाँ से निकाल सकते हो या y की मान निकाल सकते हो। तो चलिए हम x के मान निकालने में रुचि रख रहे हैं। तो 2x बराबर होने वाला है 19। ये जो प्लस में 3y है इधर चला जाएगा माइनस में 3y। समझ में आ रही बात है? अब यहाँ से बेटा यदि हम आपको बोलें कि x के मान निकालिए तो आप क्या निकालिएगा, x बराबर आएगा सर 19 - 3y और ये 2 जो है वो बटा में चला जाएगा। समझ में आ रही बातें? कुछ टफ नहीं है बेटा। हमने क्या किया कि जो समीकरण 1 था अपना, समीकरण 1 में से चलते हुए हम x का मान निकाल लिए हैं। समीकरण 1 से चलते हुए हम x का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 से चलना है। तो समीकरण 2 से चलेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बेटा अपना समीकरण 2 जो है वो इस तरह से 3x + 4y ही है ना, 4y = 26। अब बेटा करना क्या है, देखिए समझिए। यहाँ पर जब हम समीकरण 1 से चले थे तो हम एकदम इंडिपेंडेंट थे अपने मन के अनुसार। या तो हम चाहते तो x के मान निकालते हैं या y के मान निकालते हैं। हमने क्या निकाला, x के मान। लेकिन जैसे ही अब हम समीकरण 2 में आएंगे तो यहाँ से अब हमें यदि हम समीकरण 1 में x का मान निकालने हैं तो यहाँ भी हमें x का ही मान निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाले हैं तो यहाँ भी x का मान निकालना है बेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3x = 26 + 4y है तो इधर माइनस में 4y जाएगा। अब यहाँ से हम पूछें कि आप x बतलाइए तो x बराबर आप क्या बतलाने वाले हैं, देखिए x = 26 - 4y। अब बटा में बेटा ये जो 3 गुना में है ये चला जाएगा बटा में।
ठीक है, यानी दोनों समीकरण से हम बारी बारी से x या y का मान निकालते हैं। अगर x की मान निकालेंगे तो दोनों समीकरण में x के ही मान निकालेंगे, और यदि y के मान निकालेंगे तो दोनों समीकरण में हम y के मान ही निकालते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान इतना आया और समीकरण 2 से अपना x का मान इतना आया है। अब इनको तुलना करना है, x बराबर इतना और x बराबर इतना। तो जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड जो है वो बराबर होना पड़ेगा। यदि हम बोले कि राम के बराबर श्याम है और राम के ही बराबर मोहन है, तो श्याम और मोहन को आपस में बराबर होना पड़ेगा ना। तो बेटा वही सिद्धांत यहाँ पे अपनाइए ना। देखिए क्या कर रहा है कि x बराबर इतना है, ये समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से x बराबर इतना है। समझ में आ रही बातें? तो इन दोनों में LHS अपना x जो है वो तो बराबर ही है, तो RHS बराबर होना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा और भी हम अच्छी तरह से आपको लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 मान लिए हैं। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 तथा 4 से बेटा लिख दिए हम समीकरण 3 तथा 4 से। अब समीकरण 3 और 4 को गौर से देखिए, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। यानी ये जो समीकरण 3 है इसका RHS कितना है, 19 माइनस 3y/2, और जो समीकरण 4 है उसका RHS है 26 माइनस 4y/3। समझ में आ रही बातें? अब यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ देखिए 3 से गुना होगा कितना में, 19 माइनस 3y में, और इधर 2 से गुना करना होगा 26 माइनस 4y में। समझ रहे हैं बातें? अब इनको जब हम गुना करेंगे तो 19 या 57 होता है, माइनस 3 तिहाई 9y, इन्हें 2 में 26 से गुना कीजिएगा तो 26 दूनी 52 और माइनस 4 दूनी 8y। समझ में आ रही बात है? अब देखिए तो अपना जो समीकरण है वो एक चर में आ चुका है। अब y वाले को एक तरफ करेंगे और जो अचर पद है उनको एक तरफ कर देंगे। तब क्या करना होगा कि 9y, इधर माइनस में 8y है तो इधर प्लस में 8y आएगा, और इधर बेटा देखिए 52 प्लस में 57 है तो माइनस में 57 चला जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? अब यहाँ से बेटा यदि हम इनको हल करेंगे तो 9y प्लस 8y, तो ये क्या होने वाला है, माइनस y होगा। इधर 52 में से 57 जाएगा तो माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर अपना कितना आ गया, 5। y का मान आ गया ना। अब जैसे ही y का मान आया हमारे पास, तब हम क्या करेंगे कि इस y को हमारी मर्जी, हम चाहे तो समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कहीं भी रखकर हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम जो है चाहते हैं कि हम समीकरण 3 में रखें, तब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आप जौन समीकरण में, जिस समीकरण में आपको सुविधा लग रही है कि हमें इसमें सॉल्व करना आसान होगा, उस समीकरण में y का मान रखिए। जरूरी नहीं है कि सर 3 में रख रहे हैं तो हमें 3 में ही रखना है। ठीक है, तो हम समीकरण 3 में रख रहे हैं बाबू। तो जो समीकरण 3 है अपना, इसको हम उतार लेते हैं। समीकरण 3 अपना क्या है, x बराबर 19 माइनस 3y/2, यही है ना x बराबर। इसमें y के स्थान पर हमें कितना रखना है, 5 रखना है। तो आइए देखिए 19 माइनस 3 और y की जगह पर हम रखेंगे 5/2, तो ये 19 माइनस 5 तिहाई 15/2, 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/2। 4/2 कितना होता है बाबू, 2 होता है। यानी x बराबर कितना आ गया अपना, 2 आ गया। तो x और y का मान तो हम निकाल ही लिए हैं, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 5। ये हमारा जो है वह आंसर है। ठीक है, तो जब हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दिए हुए रहते हैं तो तुलनात्मक विधि से हम इस प्रकार से हल करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, बहुत आसान सिद्धांत अपनाए हैं हमने। सबसे आसान तरीका इसमें क्या है
कि हमने क्या किया कि समीकरण 1 से चलें तो x के मान निकालें, फिर समीकरण 2 से चलें तो x के मान निकालें और इन दोनों को हम बराबर कर दिए। एक और भी तरीका हमारे पास हो सकता था कि यदि समीकरण 1 से चलें तो यहाँ से y भी निकाल सकते थे, तो उसके लिए फिर हमें समीकरण 2 में भी y का ही मान निकालना पड़ता, फिर दोनों बराबर कर देते तो x के मान आ जाता और उस x के मान को किसी भी समीकरण में 1 2 3 4 किसी में भी रखते हैं तो अपना y का मान आ जाता। ठीक है, आइए एक और भी प्रश्न को हम इसमें हल करते हैं। अपने पास प्रश्न है बाबू 7x - 2y = 8। ठीक है, अब इनको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये जो है वह समीकरण 2 है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 जो है वह है 7x - 2y = 8। समझ रहे हैं बात। पिछली बार हमने देखिए ये प्रश्न था, इसमें यहाँ से हम x के मान निकाले थे। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसमें हम y के मान पहले निकालें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से y के मान निकालेंगे तो -2y = 8, अब प्लस में 7x है तो माइनस में 7x चला जाएगा। समझ रहे हैं बात। यहाँ से यदि हम बोलें कि y बराबर बतलाइए तो ये क्या होगा 8 - 7x, अब बटा में -2 आएगा। -2 को थोड़ा सा एक बार और हम हल कर लेते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में 7x हो जाएगा और माइनस में 8। अब y कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया अपने पास 7x - 8 बटा 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, इनको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब क्या करना है बाबू, अब हमें चलना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब हम चलेंगे। तो समीकरण कीड़ा आ जा रहा है यहाँ पर, समीकरण 2 से अब हम चलने वाले हैं। तो आइए देखिए जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से देखिए तो 3x + 4y = 8। अब चूंकि बाबू हम समीकरण 1 से y का मान निकाले हैं तो हमें समीकरण 2 से भी y का ही मान निकालना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से 4y लिखेंगे तो कितना आएगा 18, प्लस में 3x है तो माइनस में 3x, यहाँ से y निकालेंगे तो 18 - 3x, अब y कितना होगा 4। समझ पा रहे हैं बात। यानी यदि हम समीकरण 1 से y का मान निकाले हैं तो 2 से भी हमें y ही निकालना है, और यदि समीकरण 1 में हम x निकाले होते तो समीकरण 2 से भी हमें x ही निकालना होता। क्योंकि इनको हमें तुलना करना है तो ये जो LHS है ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ y है तो ये भी y है। अब हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से जब चलिएगा तो देखिए यहाँ पर दोनों के जो LHS हैं यह बराबर है। तो जब LHS बराबर है तो RHS को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इनका RHS कितना है 7x - 8 / 2 और यहाँ पर है 18 - 3x/4। समझ रहे बात। ये 2 से 4 2 बार में कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x में 2 से गुना तो ये कितना हो जाएगा 14x - 8 दूनी 16, यानी यहाँ 1 है बेटा तो 1 में हम इससे गुना करेंगे तो यही रहेगा 18 - 3x। अब इसके बाद क्या करना रहता है, x को एक तरफ ले आएंगे और अचर पद को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर अपना 14x है, आइए जो माइनस में 3x है इस तरफ आएगा तो प्लस में 3x होगा, प्लस 3x बराबर, यहाँ देखिए जो 18 है 18 रहने देते हैं, आइए जो माइनस में 16 है इस तरफ प्लस में 16 हो जाएगा तो 14 × 3 17x, और ये देखिए 8 × 6 14, 1 1 2 1 3, तो यहाँ से x यदि निकालें तो 17 दूनी 34 होता है ना, यानी x बराबर कितना आ गया 2। समझ रहे हैं बात। अब जैसे ही हमें x का मान मिला तब हम क्या करेंगे कि इस x के मान को समीकरण 1 में 2 में 3 में या 4 में किसी एक समीकरण में हम x के स्थान पर 2 रखकर y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए
हम जो है चाहते हैं कि इसको समीकरण 4 में रखें, समीकरण 4 में। आपकी मर्जी, आप जिस समीकरण में चाहते हैं वहां पर x का मान रख सकते हैं। तब हम लिखते हैं कि समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अगर आप समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखना होगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 4 हम पहले उतार लेते हैं, चूंकि हम 4 में रखे हैं तो, यानी y बराबर 18 माइनस 3x बाई 4। यहाँ से बेटा यदि हम x के जगह पर 2 रखें तो ये होगा 18 माइनस 3 x के स्थान पर 2 बाई 4, यानी 18 माइनस 6/4। 18 में से 6 जाएगा तो 12/4। अब 12/4 का मतलब कितना होता है, 3 होता है, यानी y बराबर अपना कितना आया, 3 आया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 जो है यह रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए रहते हैं, दोनों समीकरण से हम समान चर का मान निकालते हैं। यानी यदि हम समीकरण 1 से y निकाले हैं तो समीकरण 2 से भी y निकालते हैं और फिर इन दोनों को बराबर करके हम मान निकाल लेते हैं। और जो मान आया x या y का उसको हम समीकरण 1 या 2 में या 3 या 4 में किसी में रखकर x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान विधि है, इस विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य सीख पाए होंगे। आप जो है बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई रोज़ वीडियो जो है सो लाते रहेंगे और आपको जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं उनका अनुपात निर्णय विधि से कैसे हल करते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।